नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मनकापुर तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में मौजूद हैं। यहां पर आपको हम एक कृषि फार्म दिखाना चाहेंगे। कृषि फार्म एक ऐसी वैज्ञानिक विधि से यहां पर खेती की जाती है जहां पर कोई और खेती नहीं कर रहा है, बल्कि राजघराने से राज परिवार के बाबू अतुल सिंह जी हैं जो कि खेती कर रहे हैं। इस समय कुंवर रानी कृष्णा कुमारी फार्म फिरोजपुर मौजूद हैं और इसको शॉर्ट फार्म में K3 फार्म्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और तमाम प्रकार की फसलें समय समय पर उगाई जाती हैं, जो कि अगर जो देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा फार्म आपको नहीं मिलेगा जहाँ विभिन्न वैरायटी विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो फल नहीं उपलब्ध होने चाहिए बिना मौसम के वो भी उपलब्ध हो रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। आइए चलते हैं हम कृषि फार्म में। यहाँ के बागानों में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर जो देखा जाए तो बहुत बढ़िया से मौसमी का फल लगा हुआ है। जैसे कि मौसमी हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में या हमारे क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। मौसमी का फल लगा हुआ है। मौसमी अभी फिलहाल पके नहीं हैं, लेकिन मौसमी का फल आ गया है, भरपूर आ गया है। इसके बावजूद आपको हम जो सबसे महंगा और रसीला, जो कि स्वास्थ्यवर्धक एंटीबायोटिक से भरा हुआ चीकू का फल, चीकू का पौधा यहाँ पर लगाया गया है। चीकू के पौधे में भी फल अच्छे से आए हुए हैं। फिलहाल अभी कच्चे हैं फल, और ये भरपूर फल अपने आप में रसदार और फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए बेहतर फायदेमंद फल है। और ये कौन सा अमरूद है भैया? ये लखनऊ 49 अमरूद लगा हुआ है। लखनऊ 49 अमरूद को आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अपने आप में बहुत स्वादिष्ट अमरूद होता है। अभी तो फिलहाल छोटे छोटे ही फल हैं इसमें, एक कुछ ही फल अभी बड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसके बाद हम आपको लेके आते हैं एक ऐसी बेर, जो कि बेर सबरी के मीठे बेर, सबरी का मीठा बेर आपने सुना ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बेर का उल्लेख है। सबरी के मीठे बेर से बेर का उल्लेख किया जा रहा है। वही बेर आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये इतने बड़े बड़े बेर अभी बहुत छोटे हैं। अगर जो ये कच्चे हैं और बहुत छोटे हैं, फिलहाल ये बड़े होंगे बहुत अच्छे बेर होंगे, बहुत स्वादिष्ट। अभी से ही कच्चे पर भी बहुत अच्छा बेर है। हम आपको टेस्ट करके दिखाना चाहेंगे, बहुत गजब स्वाद है। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर मौजूद और भी पौधे। ये भी चीकू का ही पौधा लगाया गया है, चीकू का पौधा इधर भी लगाया गया है। इसके बाद आप सीधे हल्दी पर आ जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसमें हर प्रकार की विटामिन और ताकतवर एंटीबायोटिक पाई जाती है। ये एंटीबायोटिक से भरपूर हो। ये भैया, ये कौन सा फल पौधा है? हल्दी का पौधा। इसको जैसे इससे अभी बड़ा भी होगा कि ये इतना ही बड़ा रहेगा? इससे बड़ा होगा। आप अपना नाम थोड़ा बताइएगा। रक्षाराम पांडे। रक्षाराम पांडे जी, ये बताइए कि जैसे अगर जो ये पौधा जब और बड़ा हो जाएगा, इसमें और सारी गांठियां आएंगी ना, अदरक के जैसे गांठियां आ जाएंगी। एक पेड़ में कम से कम 200 ग्राम 250 ग्राम, एक पेड़ में 200-250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम तक फल आपका आ जाएगा। 250 ग्राम के आसपास इसमें फल आ जाता है। उसके बाद में इसका उपयोग कैसे, घरेलू लोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है? कच्चे हल्दी को जो है जी उबालना पड़ता है। उबालने के बाद सुखाया जाता है, फिर उसको मशीन से पिसवा करके, जिससे जो आपकी दुकान पे हल्दी बिकती है वो तैयार हो जाता है। बिल्कुल। इसको काल में इसको लोगों ने कच्चा ही इस्तेमाल तमाम प्रकार किया है। कोरोना काल में भरपूर इस्तेमाल हुआ है। ये एंटीबायोटिक होने के कारण से कोरोना काल में भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इसके आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसके आगे आपको हम पर्वत दिखाना चाहेंगे। पर्वत जैसे कि अगर जो देखा जाए तो कि जो चीज़ें बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर भी समाज में पाई जाती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर सारी उपलब्धताएं पाई जाएंगी। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुंदरू की भी खेती की जा रही है। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा ही सही, कुंदरू की भी खेती की जा रही है। और यहाँ ये कौन सा अमरूद है? लखनऊ 49। ये लखनऊ 49 ये भी अमरूद है। देखिए इसकी साइज क्या जा रही है। अभी जबकि कच्चा है, कच्चा होने के बावजूद इसकी साइज इतनी बड़ी हो चुकी है। इसके बाद में हम आपको अनार का पौधा दिखाएंगे। ये देखिए, अनार का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। ये अनार अभी इसमें दाने आने शुरू हो गए हैं, भरपूर दाने आ रहे हैं। अनार देखना चाहेंगे, देखिए आप। और इसमें देखिए फूल आता है, कितना प्यारा फूल। इसमें अनार में प्यारे फूल आते हैं, फल भी लगे हुए हैं। ये देखिए पक करके उसके बाद में दाने संभवतः गिर गए हैं।
एक हरी होती है जिसको रामा तुलसी कहते हैं, और एक श्यामल होती है जिसको श्याम तुलसी कहते हैं। ये श्यामल तुलसी है, मतलब एंटीबायोटिक से भरपूर ये फार्म है अपने आप में। इसके आगे आप अभी देखिएगा कि हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। जो यहाँ बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मूली, जैसे कि आपने मूली मार्केट में जो आप मूली देखते हैं वो मूली सफ़ेद होती है और भरपूर सफ़ेद होती है, लेकिन यहाँ एक विशेष वैरायटी की मूली है जो कि देखने में लाल मूली होगी। इसको रेड मूली के नाम से जानेंगे भैया, आइए थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए अभी से ही उधर दिखाई, ये अभी से ही लाल दिखना शुरू हो गई है और ये रेड मूली के नाम से जानी जाएगी, क्यों भैया? जी हाँ, लाल मूली रेड मूली के नाम। ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? बस ये 1 महीने में हो जाएगी तैयार। 1 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी वैरायटी क्या यहीं पर मिल जाती है, कहीं बाहर से आती है? नहीं, हम लोग मनकापुर में उपलब्ध है, फैजाबाद से ले आते हैं, मनकापुर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड मूली के नाम से ही जानते हैं। या ये मूली अन्य मूली की अपेक्षा बड़ी होती है, छोटी होती है? बड़ी होती है, पौष्टिक होती है और देखने में भी खूबसूरत और खाने में स्वादिष्ट है। अच्छा, उस मूली से कहीं ज्यादा पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी है। जी जी। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या वैरायटी आपके यहाँ भी है, आप क्या दिखाना चाहेंगे यहाँ पर? प्याज के बेरन। प्याज के बेरन सिंपल हो गए, पालक हरी धनिया। इसके अलावा और यहाँ पर जो केले की फार्मिंग दिखाई पड़ रही, केले के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे यहाँ पर जो केले के पौधे लगाए गए हैं, अब इसके आगे हम चलते हैं। जो यहाँ के माननीय अतुल जी हैं, जो राजघराने से हैं, राज परिवार से हैं और किसानों के लिए काम करने वाले और किसान पेशे को अपनाने वाले और अच्छी खेती करने के लिए जिन्हें 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम सीधे उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो अन्य फसलों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब इस समय हमारे साथ में हैं रजवाड़े राजघराने से, मनकापुर राजघराने से माननीय अतुल जी, और जो कि एक ऐसे किसान हैं जो कि दर्जनों बार सम्मानित किए जा चुके हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, तमाम प्रकार के इनके सम्मान से संबंधित यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं जो कि इन्हें सम्मान मिला हुआ है, और ये 1-2 नहीं दर्जनों बार इनको सम्मान मिला है, अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं। इसके बाद में हम आपसे बात करवाते हैं सीधे। नमस्कार, आपका क्राइम जंक्शन में स्वागत है दादा। दादा ये बताइए, जो आप कृषि फार्म कर रहे हैं, ये जैसे कि आप रजवाड़े से हैं, राजघराने से, इसमें कोई संदेह नहीं है। रजवाड़े से होने के बावजूद आपके अंदर ये भावना कैसे है कि हमको खेती करने में इंटरेस्ट लिए आप, और क्या नाम है, इसमें कहीं ना कहीं किसानी में इंटरेस्ट लिए, जो कि आम लोगों में देखा जाता है ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं? देखिए, मनकापुर राजघराने की ये परंपरा है। ज़मींदारी जब ख़त्म हुई जी, उसके बाद भी हम लोग ज़मीन से जुड़े रहे जी। चाहे हमारे पिताजी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो लल्लन साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, और सुचिता जी के टाइम में वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, फिर डिप्टी चेयरमैन यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ASIC के मेंबर्स थे, और आनंद सिंह जी के पिताजी जो हमारे भैया वो भी खेती से जुड़े थे। तो खेती से जुड़ना कोई ये नहीं, खेती से हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं, और नवीनतम तकनीक के माध्यम से इसका प्रयास होता है कि खेत को कैसे उपजाऊ बनाया जाए और कैसे अधिक से अधिक पैदावार ली जाए और कैसे वो क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल हो और लोगों को प्रेरणा मिल सके। आपके यहाँ देखा जाता है कि विदेशी पौधे काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमरूद ऐसे पाया गया, काला अमरूद पाया गया, और एक विशेष प्रकार की बेर पाई जा रही है, जो बेर बताया जाता है कि 12 मास वो बेर फल देती रहती है। नहीं, वो बेर जो है बेसिकली वो कड़ाका बेल है जो कैलकाटा से हम लोगों ने मंगवाई थी जी। और जो अमरूद की वैरायटी है, इसमें L49 है जिसे सरदार कहते हैं जी। एक ललित है जिसका गूदा लाल होता है जी। श्वेता है जी। उसके अलावा कुछ इधर आपका एक 1 kg गुआवा अमरूद भी है। 1 kg गुआवा से मतलब नाम जथा नाम है तथा गुड़े वाला कोई चक्कर है? हाँ, 1 kg के आसपास का, मतलब इतना बड़ा साइज हो जाता है। मतलब उनका कहना हम लोगों ने लगा रखा है जी। अब इस वातावरण में कैसा उसका रिस्पांस आएगा, हम जब अगले 1-2 साल आगे का अगली बार दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा आम के हमारे पास करीब 16-17 वैरायटी हैं। 16-17 वैरायटी हैं। हाँ, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे आपने शायद फोटोग्राफ नहीं लिया होगा जी जी। उसमें आपका जो कलर्ड मैंगोज होते हैं जी, जैसे अरुणिमा है, अंबिका है, श्रेष्ठा है जी, पीताम्बरा है जी, टॉमी एटकिसन है और स्वर्णरेखा है जी, और एक दशहरी की वैरायटी होती है 51 जी, जो दशहरी थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, वो है।
मल्लिका है, जी, गौरजीत है, जी, इस तरह की वैरायटीज़ हम लोगों ने लगा रखी है, जी, जिससे लोग उसको देखें। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इतने वर्षों में हमने सीखा है, जी, अगर कोई भी एक आदमी उसको लेकर के करना चाहे जी, तो शहर की तरफ पलायन नहीं करेगा। जी, जी। आपके यहाँ केले की खेती की जाती है, जैसे कि वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि फार्म में हम आपके गए थे तो केले की खेती भरपूर दिखाई पड़ रही है कि बहुत दूर तक केला ही केला जी है। हाँ, तो 10 एकड़ में हम लोग केला करते हैं। 10 एकड़ में केला। जी हाँ, केला करते हैं। और इसके जो हम उसके पौधे मंगवाते हैं टिश्यू कल्चर के, जी, ये हम जलगांव महाराष्ट्र से मंगवाते हैं, जैन इरिगेशन वालों से। जी, वैरायटी है G9। जी, G9। G9। जी, और केले की खेती में अगर आप काम करते हैं सही तरीके से, जी, और सही तरीके से समझने के लिए आपको कम से कम प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मतलब जो सफल किसान हैं, जी, जो कर रहे हैं, वो उनसे देखना पड़ेगा कि उसका रख रखाव कैसे किया जाता है। जी, तो ये केला अगर आप मोटा मोटी देखें, 1 एकड़ में करीब 1100 से 1000 से 1100 पौधे लगते हैं, जी, जो हम लोग 7 फीट और 6.25 फीट की दूरी पे लगाते हैं। अमूमन लोग 6-6 फीट पे भी लगाते हैं। 7 फुट पौने 6.25 पौने 6 फीट। जी लगाते हैं। उससे होता क्या है कि बीच में हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है जॉन डियर का, जी, बीच में उससे जुताई हो जाती है। जी, उधर आपको दिखाई पड़ेगा अपने पे। जी, तो वो खड़ा है हरे रंग का, तो उससे करते हैं। और एक जो है खार जो है जी, 25 किलो 25 केजी का। औसत आ जाए, मतलब 27 भी होता है, 22 भी होता है, औसत मान लीजिए जी, 25 किलो है। अगर 10 रुपये किलो का भी एवरेज रेट हो जाए तो एक पौधा आपको 250 रुपये देगा। जी, और इस तरह से अगर 1000 पौधे में है तो 2.5 लाख रुपए आपको एकड़ में जी। प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती केले हैं। की फसल कितने दिन की होती है? 15 महीने से 18 महीने, मतलब जुलाई में लगेगा, 15 महीने की होती है। उसके बाद में जैसे जब केला एक बार आप काट लेते हैं तो फिर दोबारा उस पौधे में तो केला का फल आता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस केले को वहीं पर रिस्टार्ट नहीं, करके। केले का फल आता है, उसके जो सकर्स होते हैं जी, उसमें दूसरा निकलता है, लेकिन हम लोग नहीं लेते। हाँ। इसलिए नहीं लेते कि फिर उसके साथ उसमें बीमारियां होती हैं। अच्छा, उसमें भी बीमारियां होती हैं। नहीं, बनाना बीटल्स है, जैसे आप केले की देखने जाते होंगे तो चित्ती पड़ा है, हाँ, काला रंग का है, तो आप नहीं लेंगे। जी, जी, तो सिर्फ केले के पौधे की कीमत आपके पास कम होगी, लेकिन आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जी, 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 तो इसलिए केले में अगर आप करिएगा तो 1 एकड़ में आपको 2.5 लाख से, और बचे तो 1-1.25 लाख रुपए की बचत आराम से हो जाती है। और केला आपको उस वक्त फसल देता है जब किसान के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता। किस माह में? जैसे कि सितंबर से लेके अगस्त से लेके सितंबर के बीच में देता इसका पौधरोपण कब किया जाता है? किस है। महीने जुलाई में। जुलाई में पौधरोपण कर देते हैं और सितंबर के आसपास फल आ जाता है। अगला सितंबर। अगला फल तो आना मई जून से शुरू हो जाता है। जी, परिपक्व होकर के परिपक्व होकर के बेचने की हाँ, स्थिति में आ जाता है। जी, तो केला लाभकारी है, जी, क्योंकि जैसे मान लीजिए गन्ने की भी खेती इस क्षेत्र में बहुत होती है, जी, और नई नई वैरायटीज़ में है। और यहाँ का मनकापुर चीनी मिल के जो प्रबंध तंत्र है, जी, वो उनके CDO बराबर करते हैं। जी, लेकिन उसे विडम्बना क्या है सबसे बड़ी, कि मान लीजिए आप अच्छी खेती कर रहे हैं, जी, आपका पैदावार 400 कुंटल है, जी, आप थोड़ा लापरवाह हैं, जी, आपका पैदावार 250 कुंटल है, जी, ठीक। तो जब वो बेसिक कोटा निकालते हैं औसत, तो 250 इन्होंने किया, 400 आपने किया, तो 650 हुआ। जी, और इसका आधा कर दिया तो 300 है। जी, तो उन्होंने मान लिया एक किसान 1 एकड़ में 300 करता है, जी, तो ये तो मजे में हो गए। जी, जी, और 400 जो आप प्राण दे करके जुटे हुए हैं, जी, तो आपको पर्ची नहीं मिलेगी। जी, तो ये जो सबसे बड़ा विडम्बना है। और केले में लेबर प्रॉब्लम है। जी, अगर आप बाहर से भी आदमी कोई मंगाता है किसी का, जी, मान लीजिए हम बाहर से लेबर मंगाएं, जी, तो हमको निरंतर पर्ची मिले तो हम ख़त्म कर दें। गन्ना खत्म कर दें, सही है। तो निरंतर तो मिलेगी, आज यहाँ मिलेगा तो 4 दिन हम उनको बैठा के खिलाएं। मतलब कहने का साफ तात्पर्य है कि जो केले का फसल है वो गन्ने के फसल से कई गुना बेहतर है। नहीं, गन्ने की फसल में सीधे दिक्कत है ना कि उसका बायर एक है, जी, चीनी मिल ही खरीदेगा। जी, और केले के लिए आप स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन इस पे निर्भर करता है, केला जब गन्ना पैसा देता है तो केला नहीं देता है। जी, तो आपको मिक्स क्रॉपिंग में तो सब करना पड़ेगा। आपका पूरा संरचना ये होनी चाहिए कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ, जो हम लोग जैसे अब इस टाइम देखिए
जितने हैं सब अच्छे अच्छे बीजों के बेरन हम लोग तैयार किए हैं। जी। अब हम लो टनल में कोहड़ा, लौकी, तरोई, करेला, ठंडक में जब उसमें लो टनल बनता है, हाँ। लो टनल बना के तो करके जनवरी फरवरी में पौधे दे देते हैं जी। तो लोगों को बेसिकली अच्छी वैरायटी के पौधे मिल जाते हैं। जी। परवल का भी हम लोगों ने शुरू किया है इस साल जी। और परवल लगाना करेंगे तो परवल आपको 8 महीने बराबर फसल देता है। 8 महीने लगातार फसल देता रहता है? फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक बराबर फसल देता है। अच्छा। तो परवल का रेट गिरता नहीं है। जी। जी। और फिर उसके बाद आप उसकी जो बेसिकली प्लांट्स हैं जी। निकाल करके 5 रुपए 10 रुपए पर वो भी पा सकते हैं। जो यानी कि जो परवल का पौधा है ये तने से ही उगाया जाता है? तने से उगाया जाता है। अच्छा, उसी का अगर जो आप प्लांटिंग कर देंगे तो फिर नहीं, तो उसमें नर और मादा। अच्छा, उसमें नर और मादा होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसे नर और मादा अगर देखिए फूल होता तो हम दिखा देते हैं, भी होगा तो। अच्छा। देखिए नर जो फूल होता है जैसे ये फूल होगा सफ़ेद रंग का जी। और बिल्कुल एकदम से सीधा होगा। जी। और जो मादा फूल होगा वो सफ़ेद होगा, यहाँ पे बल्ज होगा थोड़ा सा। अच्छा, फूला होगा। हाँ, फूला होगा। जी। जी। वो फीमेल है। अच्छा, यानी कि जो फीमेल है वो उसी से केवल नहीं, उसी से निकलेगा। नर तो खाली पॉलिनेशन के लिए है। अच्छा। हाँ हाँ। तो एक 10 पौधों में एक नर चाहिए। जी, 10 पौधों में एक नर चाहिए। अनिवार्य है। और अगर आपने इसकी संख्या कम की जी। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो आपका परवल का फल आएगा जी। वो रोगग्रस्त हो जाएगा। जी। जी। क्योंकि उसका पूरा पॉलिनेशन हाँ। प्रॉपर नहीं हुआ है। जी। जी। तो अगर आप 100 पेड़ वो लगाते हैं जी। तो 10 नर लगाइए। यानी कि ये बिल्कुल तय है, अगर जो हम परवल की खेती या कोई भी हमारे किसान भाई परवल की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें दोनों नर और मादा दोनों वैरायटी लगाना बहुत नितांत आवश्यक अब है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि जिस टाइम परवल के फल दिए जाते हैं जी। उस टाइम तो फूल रहता नहीं है। जी। तो आप अगर विश्वस्त नर्सरी से नहीं लेके जाइएगा जी। तो मादा ही मादा आपको दे देगा। वही तो हमारे किसान इसका पहचान कैसे करें? जो किसान होंगे नहीं, वो तो कैसे पहचान तो तब करेंगे ना जी। जब सवाल है कि अब हमने कहा कि साहब इसका है जी। उसमें, अब जब फूल जब उसमें आ रहा है तो नर हमने दिखा दिया। जी। अब हम जो आपको नर बेच रहे हैं वो हमने उससे तैयार किया है या मादा से तैयार किया? जी। जी। भीड़ बढ़ गई फिर बेच दो यहू। जी। जी। तो इसलिए रिलायबल नर्सरी। अच्छा, ये चीज आपने कहा कि हमने नर उधर तैयार किया मादा इधर, तो क्या जो नर पौधे हैं उससे नर पौधे ही तैयार होंगे, उससे मादा नहीं तैयार होगा? नहीं, नर से तो पौधे ही नहीं तैयार होते अच्छा। हैं। प्रजनन तो माँ करती है ना। हाँ हाँ। तो नर का काम खाली ये डिसाइड होना, यानी कि पौध होने पर डिसाइड होना बहुत ही नहीं, वो जरूरी है। जी। वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप पपीता की बात की। जी। पपीता में जैसे रेड लेडी 786 जी। ये उभयलिंगी है, जी। मतलब बाइसेक्सुअल है। हाँ हाँ। इसमें नर मादा एक में होते हैं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी। आप जो पॉली हाउस में खेती होती है, जी। पॉली हाउस में न तितली जाती है, हाँ। न भंवरा जाता है, जी। मधुमक्खी नहीं जाती है। जी। तो सवाल ये उठता है कि आगे जब पॉलिनेशन होता नहीं है तो फल कैसा है? फल तो कैसे है? उसकी सीड्स लगाते हैं। जी। जी। और यह एक तरीका होता है कि जैसे सूर्यमुखी वगैरह में होता है ना, बढ़ाना होता है, जी। तो उसके जो पॉलेंस होते हैं जी। आप उसको लेकर के इधर आके रगड़िए जो हाथ से मैनुअल, जी। तो उसका सीड जो होता है वो अलग हो जाता है। जी। तो पॉली हाउस की खेती के लिए तो ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ जी। बहुत आवश्यक है, जो ना करके लोग पूंजी लगा करके भी दिक्कत में आ जाते हैं। और कोई भी काम करना है आपको, जैसे ये हमने ट्रेनिंग ली जा करके आपका ये जिसका ये न्यूज़ है वर्मी कंपोस्ट, ये IVRI है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली जी। जिन्होंने भारतीय केचुओं पे किया है, जी। जी। डॉक्टर RV सिंह। जी। और वो जो उधर जो कर रहे हैं वो इटालियन केचुआ है। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। वो आपको 18 तारीख को जब प्रशिक्षण होगा, 18 तारीख को इसका कार्यक्रम आयोजित किया है, तो आप उसमें अच्छी तरह मतलब बेहतर समझेंगे। क्या उस कार्यक्रम में कोई और भी विशेष आएगा प्रशिक्षण के दौरान? हाँ, वो एक है जान में है मिस्टर त्यागी हैं जी, वो भी आएंगे, जिनसे हम भी मतलब कंसल्टेंसी लेते हैं जी, और वो लंबे पैमाने पे काम कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया है वो आएंगे, और प्रगतिशील किसान बाकी क्षेत्र के काफ़ी आएंगे। आपके यहाँ चंदन के पौधे का जो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपके यहाँ नहीं, चंदन का पौधा ऐसा नहीं है। चंदन का पौधा ग्रो करेगा जी, लेकिन ये है कि उसकी मैच्योरिटी और क्वालिटी, जी, जैसे चंदन का पेड़ जो है उसकी जो आबो हवा उसको चाहिए जी,
जैसे अब आप नारियल भी यहाँ लगा दीजिए, सुपारी भी लगा दीजिए जी। लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उस क्लाइमेटिक कंडीशन से उसमें क्या क्वालिटी होगा। बादाम भी लगा दीजिए, तो बादाम लगाइएगा तो उसके वो क्वालिटी नहीं होगी जो वाता है कि उसको पोषक तत्व दिया क्या गया है। गाय का दूध तो सब होता है जी। लेकिन अगर उसमें उसको पूरा पोषक तत्व दिया गया है तो दूध में वो गुण होगा जी। अगर भूसा और चारा पे होगा जी तो फिर दूध तो होगा लेकिन वो जितने पोषक तत्व के लिए आपको कैल्शियम के लिए इसके लिए कहा जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपने बताया कि ये वर्मी कंपोस्टिंग का आयोजन 18 तारीख को होना है। इस वर्मी कंपोस्टिंग में किसानों को इससे क्या फायदा मिलेगा, ये किस संबंधित क्या कार्यक्रम होगा, इसको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ा हिंदी में बताइए। हाँ, वर्मी कंपोस्ट जो होता है जो कि केचुए से खाते हैं, केचुए जो होते हैं उसको खाते हैं जी। खाने के बाद जो विष्ठा करते हैं जी। तो उसमें उनके पेट के अंदर उनके एंजाइम्स होते हैं जी। तो वो जो निकलता है जी वो वर्मी कंपोस्ट होता है जी। और ये केचुए जो होते हैं मतलब एक तरीका है ये देखिए ये अपर पिट मेथड है ये जो देख रहे हैं आप जी। मतलब इसके ऊपर यूँ दीवार उठा दी गई जी। एक होता है लोअर पिट मेथड गड्ढा खोद करके वो कर दिया जी। तीसरा होता है वो HDP मेथड वो जो हरा अच्छा जो ऊपर लगे हुए हैं ये मेथड हाँ। विंड्रो मेथड। जी जी। विंड्रो मेथड में सब देखिए इसमें होता है कि जब हवा इधर से उधर से चलेगी तो दीवार के नाते इवापोरेशन नहीं होगा। हाँ। मॉइस्चर बना रहेगा जी। उसमें इसमें जो होता है इसमें चारों तरफ से हवा लगती है और अगर आप केचुआ उसमें डालेंगे तो 45 दिन के बाद वो खाद बनाना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोगों ने केचुआ इसमें डाला था जो आपको दिखाया जी। उसमें 45 दिन के बाद 5-6 दिन बाद जी खाद उतरने लगती है जी। और फिर जाकर के एक बेड में 15 बाई 30 बाई 4 के बेड में आप 15 कुंटल गोबर डालते हैं तो 6 कुंटल खाद आपको जी मिल जाए। यानी कि अगर जो किसान 18 तारीख को यहाँ पर जो उपस्थित होंगे उनको अगर इसका जो प्रशिक्षण मिलेगा जो उनको बताया जाएगा अगर जो अपने खेती में अपनाते हैं तो फिर कहीं रासायनिक खादों से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और छुटकारा तो नहीं मिलेगा। हाँ। छुटकारा से मतलब ये होता है कि उसमें आप 4-5 साल जब निरंतर प्रयोग करेंगे तो रासायनिक खाद की मात्रा में जो पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट में हैं जी वो तो मिलेंगे ही जी। लेकिन अगर उसके ग्रोथ के लिए आजकल हाइब्रिड आ रहा है तरह तरह की चीज़ें आ रही उसके ग्रोथ के लिए और भी सप्लीमेंट अगर आवश्यकता होगी उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी आपकी लागत कम हो जाएगी। जी ठीक है धन्यवाद। दादाजी जैसे देखा जा रहा है कि जो थोड़े से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं उसके बाद उनके पास खेती होती है और वो समझते हैं कि हम पढ़ लिख लिए बहुत बड़े लॉर्ड गवर्नर हो गए रोपन टप बन करके अपने यहाँ से निकल लेते हैं और जा करके बाहर कहीं किसी का नौकर बन के रह जाते हैं और अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है भूमि होती है उस पर खेती नहीं करते हैं। लेकिन आपको देखा जाए तो आप मनकापुर से राजघराने से होने के बावजूद एक इंग्लिश पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया और द पायनियर्स में रिपोर्टर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी पेपर के रिपोर्टर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में आप हमारे जो दर्शक होंगे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अंग्रेजी में आप संदेश दीजिए ताकि उनको ये भी लगे कि अच्छा हाँ आप वाकई अंग्रेजी की बेहतर जानकार हैं उसके बावजूद किसानी में लगे हुए हैं। I appeal to all the farmers, all the village people who have taken the education and they are just running away from their ancestral farming. I ask them to obtain the training from the Pusa Institute, Rahman Kheda, NBRI, and just find out the climate of your area, the soil condition of your area, and see what can be produced. Suppose if you are having a very little area of the land, then you can go for the polyhouse. In polyhouse, suppose you plant a tomato and you have obtained proper training from any institute and government is providing subsidy in that, you just plant a tomato plant. In the open area, that crop will give you production only for 3 to 4 months. Whereas if you plant it in the polyhouse, then the same tomato will give you yield for the 9 months. Even in the off season, production will be high and you will obtain a better price.
The foremost thing is, are you prepared to learn? Are you prepared to pay the price to obtain that technology? These are the things the people are running away. They are for the easy money. Overnight they want to become rich. Whereas in agriculture, you have to toil a little, you have to make efforts, you have to face the calamities of the nature, and if you can understand it, if you can face it, and if you are taking the right direction, right training, and right way of implementing it, only then you can assess it. So I request all the people, don't run away, be in the open air, free from the pollution, and enjoy your field and be a help to your ancestors.